हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज हम अपने लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी का जो KVS और अन्य ऑल इंडिया टेट के लिए यानी कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी की, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। यानी कि आपका टॉपिक क्या कहता है? प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट और डिलीवरी ऑफ एक्ट। भाई सीधी सीधी इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप जब भी लाइब्रेरी की बात करते हैं यानी कि लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी में एक चीज़ आती है क्या? 4 लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी में सबसे पहला आता है डिलीवरी। अगर हम दोनों टॉपिक को लेके चलें तो 2 टॉपिक हैं, एक तो है बुक और एक है उसके बुक का ऑथर, पब्लिशर। ये 2 चीज़, तो इन दोनों को एक में बुक के बारे में बताया गया और एक में बुक के ऑथर, पब्लिशर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो आपके पास 2 टॉपिक हैं, यानी कि आज हमें दोनों टॉपिक पढ़ना है। एक प्रेस एंड रेगुलेशन बुक एक्ट के बारे में और एक पढ़ना है हमें डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, तो दोनों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा इस हिसाब से। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक एक्ट। सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करूंगा। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है किसी भी लाइब्रेरियन के लिए कि ये क्या चीज़ है। हमें भाई लाइब्रेरियन का मतलब ये होता है कि बुक को स्टोर करना, पर आप अगर हायर लेवल में चल जाएंगे तो आपको बुक लिखनी भी आनी चाहिए। तो बुक लिखनी भी आनी चाहिए। तो बुक किस वजह से? मैंने एमएड कर रखी है, तो एमएड में मैंने थीसिस लिखी या फिर डिसर्टेशन लिखी, कुछ भी कह लीजिए, तो उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। तो यानी कि बुक लिखने का भी एक्सपीरियंस है, बुक पब्लिशर का भी पता होना चाहिए, रिसर्च पेपर का पता है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है एक लाइब्रेरियन के लिए भी। अब आता है ये जो एक्ट है ये कब का है? सबसे पहला आता है ये एक्ट है 1867 का। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक आदि प्रकाशन के जो ऑथर होते हैं उनकी जो भूमिका होती है, ऑथर और पब्लिशर दोनों की भूमिका इसमें है। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की भी और जो उसे लिख रहा है उसकी भी क्या भूमिका है? भाई आपने किताब बनाई, ये आपने किताब बना दी, लाइब्रेरी का विकास, ठीक है, का विकास, एक पुस्तक का निर्माण किया यानी कि बनाई आपने। उसमें कहाँ से वर्ड्स लिए, कहाँ से क्या क्या चीज़ ली, क्या से कैसे कैसे बना, आखिरी में उसके क्या बनाओगे? इंसाइक्लोपीडिया, ग्रॉसरी, ये सब चीज़ें बनाएंगे, ग्रंथ सूची, मतलब सारी रेफरेंस क्या क्या कौन कौन से लिए, ये सब चीज़ें बनाओगे। तो उस हिसाब से यानी कि बुक के जितने पैटर्न हैं उस हिसाब से चलोगे और उसी हिसाब से बुक को आपको चलवाना है, क्योंकि हमें बुक को पब्लिश करना है। उसमें ये देखा जाता है इसमें कि आपने कहीं किसी चीज़ की चोरी तो नहीं करी है। यानी कि इसमें आपका ओन वर्ड यानी कि आपके खुद के वर्ड हैं कि नहीं है। जैसे, और ये बात पहले आप समझ ली फिर मैं बताता हूँ ये बात कहाँ पूरी नहीं होती, ठीक है। तो ये बात जब आपकी आएगी कि आपने इस बुक का निर्माण कर दिया यानी कि लाइब्रेरी का विकास का बुक का निर्माण कर दिया, और बुक का निर्माण करने के बाद आपके प्रकाशन यानी कि प्रकाशन उसका चेक करवाएगा, और चेक कराने के बाद ये आएगा कि आपको क्लियर एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ इसमें
कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है, फ्रॉड नहीं है, और वो नेक्स्ट जो आएगा वो पब्लिशर के पास यानी कि प्रेसिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस में चली जाएगी। और प्रिंटिंग प्रेस के बाद आता है आपका डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, यानी कि पहले हमें इसे पढ़ना है और फिर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पढ़ना है। तो ये क्या होता है, इसमें जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि आपने बुक छापी, प्रकाशन लिख देता हूँ मैं क्योंकि जिससे आपको समझ में, प्रकाशन व संपादक की को ये देखना होता है कि बुक में लिखे शब्द लेखक के ओन वर्ड्स हैं कि नहीं। तो ये ध्यान में रखा जाता है इसमें। 1867 का जो एक्ट है, 1867 का एक्ट यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति चोरी ना करे। प्रकाशन और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम इस मामलों में कानून की सहायता करता है, यानी कि ये एक तरह का कानून है जिसमें बुकों की इंफॉर्मेशन की चोरी नहीं कर सके कोई। यानी कि इसका काम क्या है, आपने किसी की बुक उठाई, मान लीजिए आप ओपन सोर्स वाली बुक नहीं उठा रहे हैं, या फिर किसी में जो ये है कि मान लीजिए किसी ने अपने कविता की बुक लिखी, उसने अपनी कविता लिखी, ऑन वर्ड से कविता लिखी, और उस कविता को यूज़ करके आप एक नई बुक बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको एक लीगल नोटिस भेजेगा। और लीगल नोटिस किसके द्वारा भेजेगा, 1867 के जो पुस्तकालय और इस कानून के तहत आपको कॉपीराइट का क्या भेजेगा, एक लीगल नोटिस भेजेगा। और लीगल नोटिस किस बिना पे भेजेगा, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया था अपनी इस किताब का कि ये मैंने किताब लिखी है, ये मेरे शब्द हैं, इस पुस्तक में ये है और ये सब चीज़ें आई गई हैं। अब आती है बात, क्या ये किस किस के लिए होता है भाई, पत्र, पुस्तक, संपादन, संपादक, मुद्रित मुद्रिक, प्रकाशक आदि सभी आते हैं, और इसमें समाचार पत्र भी सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, सभी यानी कि कोई ज्ञान की चोरी ना करे, जिस की वस्तु है उसी की रहे, और कोई व्यक्ति दूसरे का हक ना ले। ठीक है, इसलिए ज़रूरत पड़ी। फिर आता है क्या कि इसमें क्या
इम्पोर्टेंट है। इसकी धारा यानी कि आपको ध्यान रखना, इसमें प्रकाशित आपत्तिजनक यानी कि और फौजदारी कानून की धारा धारा पूछी जा सकती है, और फौजदारी कानून की धारा 124A के अंतर्गत और 292 के अंतर्गत यानी कि अश्लील यानी कि एक तरह से इसमें ध्यान ये भी रखना है कि आप गलत चीज़ का प्रकाशन ना कर दें। यानी कि मैं सारी चीज़ धारा लिख देता हूँ, जो भी इससे रिलेटेड आपको पेपर मिले तो याद रखना। 292, 494, 500 के अंतर्गत मानव हानि और क्या है, गलत चीज़ें का भी प्रकाशन नहीं होना चाहिए। भाई आप ये बात मान लीजिए कि ये कानून जो है ना, बुक बनाने वाले पे भी और बुक कोई चुराए ना उस पे, दोनों पे लागू होता है। भाई आप किसी ने किसी की ओन वर्ड उड़ा लिए, ठीक है, उसने आपको लीगल नोटिस भेज देगा, और आप किसी बुक में इतनी अश्लीलता उसमें डाल रहे हैं कि वो समाज में पढ़ने लायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक गलत वे में लेके जाती है। तो उसमें भी संपादन को और इन सब चीज़ों को प्रमुख नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। फिर अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको लिया कैसे जाता है, तो आप नॉर्मली साइट से जाकर ले सकते हैं, और इसमें वेरिफिकेशन होती है बुक का। और वेरिफिकेशन आपको उरकुट जो है पहले तो वो करता है, उरकुट आपको पता है रिपोर्ट देता है, और फिर उसके बाद आपका जो क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन टाइप का एक चीज़ होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जिससे आपका एक बुक का यूनिक नंबर, जैसे ISSBN, ISSN नंबर, ये जो नंबर होते हैं ये एक तरह से उसी द्वारा दिए जाते हैं कि आपके पास बुक को ऑथराइजेशन है कि ये बुक इसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये समझ में आ गया, एक्ट समझ में आ गया। अब आता है आपका क्या, डिलीवरी बुक, यानी कि अब आपको पढ़ना क्या है, डिलीवरी बुक का कॉन्सेप्ट। चलिए डिलीवरी बुक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब पढ़ते हैं डिलीवरी बुक एक्ट। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसका आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत से जो यूट्यूब पर चैनल हैं, देखो कोई भी मेरी नज़र में गलत नहीं पढ़ाता भाई, अपने नज़रिए से सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या और गलत पढ़ा रहे हैं, भाई सबका नज़रिया, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि मैं उस फील्ड से निकला हूँ, मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो टीचिंग फील्ड में मुझे पता है कि हर व्यक्ति का पढ़ाने का अलग तरीका होता है। कोई ऑन वर्ड पढ़ा लेता है, कोई ऑफलाइन पढ़ा लेता है, अच्छा कोई ऑनलाइन पढ़ा लेता है, कोई कि बच्चों को बच्चों को जिस तरह समझ में आए वो पढ़ा लेता है। पर हाँ, मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि मैं आपके सिलेबस बाय सिलेबस, टॉपिक बाय टॉपिक करा रहा हूँ, और रितु मैडम जो है आपकी मैराथन करा रही है, और आपको बुक यानी ओल्ड पेपर की जो बुक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाती है और सस्ते रूप में, तो आप वहाँ से बुक ले सकते हैं। और टॉपिक बाय टॉपिक तो आप पढ़ ही रहे हो, तो इतना सब कुछ अगर आपको पढ़ने के बाद भी अगर आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर आपकी गलती है। क्यों गलती है? आप क्या करते हो, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन देखते हो फिर स्किप मार देते हो, ठीक है। पहली गलती है आपकी, टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ते। टॉपिक को मैंने खुद कहा है भाई, वीडियो को लॉन्ग मत देखो, 2x पे लगा कर देखिए, 2x पर लगा के देखिए, टाइम बचेगा, ज़्यादा वीडियो देख पाओगे, ठीक है।
तो 2x पे लगा के देखो, पर आप 2x पर भी लगा कर देखना चाहते तो उससे काम नहीं चलेगा। और ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम आने से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, तो ये लाइब्रेरियन है भाई मेरे। यानी कि लाइब्रेरी का सब्जेक्ट हिस्ट्री की तरह ही एक पेचीदा खीर है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री को एक दिन में याद नहीं करा जा सकता, इस तरह लाइब्रेरी को भी एक दिन में याद नहीं करा जा सकता, चाहे आप कितने भी अच्छे धुरंधर याद करने वाले हो, ठीक है। चलिए इस समय व्यर्थ न करते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि कब आया ये, तो आपको पता होना चाहिए ये आया 1954 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे इंडिया में 4 लाइब्रेरी हैं, मेन जो 4 लाइब्रेरी है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। इन 4 लाइब्रेरी में आपने जो पहले प्रेस यानी प्रेस एक्ट में पढ़ा, उनकी जो बुक है, यानी कि बुक छप गई। बुक छपने के बाद इन 4 लाइब्रेरी में हर हालत में जानी चाहिए, और अगर हर हालत में नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं वो इनवैलिड बुक के तौर पर मानी जाती है। यानी कि बुक छपने के बाद इन 4 लाइब्रेरियों में हाजिरी लगाने के लिए एक तरह से बुक को भेजा जाता है, ठीक है। ये आपको समझना है और यही आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है ये कब आया, तो ये कब आया 1954 में। इसके तहत क्या हुआ? प्रकाशन किसी भी वस्तु यानी किसी भी बुक को प्रकाशन के 4, चलिए पढ़ते हैं, लिख भी देता हूं मैं साथ के साथ। इसमें भारत में कोई भी व्यक्ति बुक को प्रकाशित करता है तो उसे अपनी बुक की 4 कॉपी क्या करनी पड़ेगी? 4 कॉपी डे यू से डेस्ट्री पुस्तकालय में भेजनी पड़ेगी। यानी कि मेन पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में भेजनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब पुस्तकालय कौन कौन से हैं? वो डेयोस्ट्री पुस्तकालय, यानी डेयोस्ट्री पुस्तकालय कौन से? 4 डेयो, यानी कि डेपोस्ट्री को पुस्तकालय कौन सा? डेपोस्ट्री पुस्तकालय। सीधे सीधे अगर आपको समझना है डेपोस्ट्री पुस्तकालय जो अगर समझ में ना आए तो सीधे सीधे आपको सीधे समझना है कि पूरी भारत में सिर्फ 4 पुस्तकालय हैं, माई बाप हैं पुस्तकालयों के। और माई बाप कौन कौन से हैं? चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली। तो इनमें पहला कौन सा है? पहला है मुंबई, ठीक है। दूसरा कौन सा है? चेन्नई। मैं डेपोस्ट्री लिख नहीं रहा, ठीक है। फिर है कोलकाता, और लास्ट है हमारा दिल्ली। सबसे आखिरी में जो बना दिल्ली था। तो डेपोस्ट्री पुस्तकालय जो है ये है। डेपोस्ट्री पुस्तकालय में अब इसका जो प्रावधान है कि क्यों आए, किस लिए आए, ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये सबसे पहला है 1955 में आया, ठीक है। डेपोस्ट्री पुस्तकालय के में दर्ज हुआ। फिर ये भी 1955 में, और 55 और ये 1955 में। लास्ट जो है ये अभी रिसेंटली 82 में, यानी कि 1982 में आया। तो डेपोस्ट्री पुस्तकालय में ये 4 3 पहले थे और चौथा अब आया था 82 में।
तो याद रखना, इन पुस्तकालय में चाहे मेरा कोई भी जो भाई बहन एक तरह से लाइब्रेरियन है वो पुस्तक लिखता है तो आपको भी इन 4 पुस्तकालयों में भेजनी होगी। ये तो शायद से लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। जिन्होंने रेगुलर की है वो तो एक बार को ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। दिक्कत आती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग वालों के लिए, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, इन 4 पुस्तकालयों में किताब भेजी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा तो क्या है, उनका नाम क्या है? एस्थेटिक सोसाइटी मुंबई, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, सॉरी ठीक है, चेन्नई यानी कि चेन्नई पब्लिक लाइब्रेरी, फिर आता है कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, और फिर है दिल्ली। तो आपको बता दिया मुंबई चेन्नई कोलकाता दिल्ली, याद रखना इसको। और यही आपको पुस्तकालय भेजनी यानी कि अपनी पुस्तक भेजनी है। और जल्दी जल्दी लिखिए, हमें भी तो पता चले कि कोई हमारा भाई पुस्तक लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको किस लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके द्वारा किसी भी बुक को एक क्या मान लीजिए, आइडेंटिफिकेशन, आईडी मान लेते हैं, आईडी के रूप में क्या मिल जाता है? पहचान जाती है। अब आप का नाम है यानी कि आप लाइब्रेरियन हैं, तो आपने आईएलए का रजिस्ट्रेशन करा लिया। बहुत से बच्चों ने आईएलए का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। मेरे पास आईएलए का रजिस्ट्रेशन है, तो आईएलए का रजिस्ट्रेशन किसी ने करा लिया। आईएलए का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तो वो एक तरह से पूरा लाइब्रेरियन कम्युनिटी से जुड़ गया, वो लाइब्रेरियन के तौर पर आ गया। उसे कोई भी अगर लाइब्रेरियन के तौर पर छेड़ता है या उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है तो लाइब्रेरी संगठन उसके बिहाफ पर एक तरह से अपने उसमें केस कर सकता है, यानी कि एक कम्युनिटी में कि हमारे कम्युनिटी में किसी भाई के साथ इस तरह की गड़बड़ हुई है, हमारे सहयोगी के साथ इस तरह गड़बड़ हुई, तो ये सब चीज़ें यानी कि उसे आईडी मिल गई कि मैं लाइब्रेरियन हूँ। ऐसे ही बुक के तौर पर आपने उन चारों जो बुकों को भेजा तो उन चारों बुकों का आईडी मिल गई कि हाँ ये बुक इंडिया में एक्सेस यानी कि ये जिंदा है और इसका आईडी कार्ड ये है। ठीक है, यानी कि उसका आधार कार्ड बनने के लिए उसे 4 जगह कहाँ फ़ोटो खिंचवाने के जाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसमें क्या है, इन किसी बुक को प्रकाशन के 30 दिन के यानी 30 दिन की सीमा बेटर रहेगा, सीमा में बुक भेजनी क्या करनी होती है, भेजनी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 30 दिन के अंदर बुक आपको भेजनी है। यानी कि आपने ये किताब बनाई, कौन सी अभी हम पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी का विकास, आपने बुक बनाई लाइब्रेरी का विकास, आपने सब कुछ कर लिया। ठीक है, सब समारोह से पास हो गई, तो अब आपका प्रकाशन क्या करेगा, उनकी एक एक कॉपी लिफाफे में बंद करेगा और लिफाफे को स्पीड पोस्ट के माध्यम से चारों लाइब्रेरी में भेज देगा। और चारों लाइब्रेरी के पास गट्ठड़ लगा रहता है, जिसे गट्ठड़ कहते हैं ना, गट्ठड़ लगा रहता है। हर दिन
कोई ना कोई प्रकाशन बुक को करता रहता है, और फिर उसका जो एक्सेशन नंबर होगा, ये सब चीज़ें होंगी, वो कहाँ पे आएगी? वो आपका आएगा कलकत्ता के पास, यानी कि ग्रंथ सूची जाएगी कलकत्ता के पास ही। ठीक है भाई, घूमे घूमे कहाँ घूमे, आएगा कलकत्ता में। यानी कि आपकी चाहे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के पास पहुंचा, दिल्ली के पास एक उसका रिकॉर्ड रख लिया, बुक स्टोर हो गई, रिकॉर्ड रख लिया, पर कलकत्ता लाइब्रेरी में उसका क्या होगा? ग्रंथ सूची जरूर, यानी कि मेन ग्रंथ सूची कलकत्ता लाइब्रेरी में होगी। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए पहले एक चीज़ और लिखवा दूँ मैं, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में संशोधन 1956 में किया था। इसमें न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन्स को जोड़ा था। ठीक है, 30 दिन वाली बात याद आ गई, ये सब चीज़ें बातें याद आ गई, यानी कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। और इस सभी, लास्ट पॉइंट है, चिंता मत करिए, सभी बुक्स का या बुक की ग्रंथ सूची का प्रकाशन का दायित्व राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा होता है। तो ये पढ़ना था आपको इसमें। और आज आपसे एक RRLF, इसकी फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में, जो भी इस वीडियो को ध्यान से देख चुका है तो, और कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता, लाइब्रेरी में ऐसा करिए, किताब बंद करिए, सब चीज़ बंद करिए, और आराम से चद्दर ओढ़िए और सो जाइए, यानी रजाई में घुस जाइए। अगर RRLF की फुल फॉर्म नहीं पता और कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है, ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। RRLF की दिक्कत है, रितु मैडम ने टेस्ट के दौरान, यानी कि आपके टेस्ट के दौरान बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि उन्होंने मुंबई पढ़ा दिया, तो मुंबई एशियाटिक सोसाइटी आपने सुना होगा, तो RRLF को उसमें जोड़कर ही लिया गया था, यानी कि मेन को, चलो मैं बता ही रहा हूँ तो उससे आपको ध्यान रहेगा, कोलकाता से जोड़कर मुंबई को पढ़ा था। यानी कि हमें 4 लाइब्रेरी हमें पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी? अभी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली की पढ़ी है। तो इनका जो इंटरकनेक्टेड है वो 55 में है, यानी 55 में पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें वहीं से ली गई हैं। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए, प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट किस लिए जरूरी है? दोनों के लिए जरूरी है, प्रकाशन के लिए भी और जो कॉपीराइट करता है उसके लिए भी। प्रकाशन के लिए क्यों जरूरी है? कहीं से सामान ना उठाए, किसी भी चीज़ को ना उठाए, उसमें कोई भी गलत सामग्री ना डाले जो मानवीय समाज के लिए गलत हो। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्रेस एंड रेगुलेशन एक्ट में, यानी कि ये सब चीज़ें आवश्यकता है, ज्ञान को चोरी ना कर सके, ये सब चीज़ें आएंगी, धाराएँ आएंगी। फिर आता है डिलीवरी एक्ट 54 है, भारत में 4 कॉपी होती है, यानी कोई व्यक्ति बुक पब्लिश करता है तो 4 कॉपी उसकी
4 लाइब्रेरी में भेजनी पड़ती है। तो वो कौन सी 4 लाइब्रेरी है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली। कब कब आई? 55, 55, 55 और ये 82। ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है? ये एक आईडी कार्ड प्रोवाइड करती है कि हाँ ये बुक आपके पास जो है वो इसके तौर पर आ गई है हमारे पास, आपने हमारे से आधार कार्ड बनवा लिया अपना बुक का। फिर इसका टाइम कब होता है? आज बुक हुई, यानी कि आज कितने तारीख है? 17 तारीख है। 17 जैन से लेके आपके पास 17 फेब तक का टाइम होता है कि इतने दिन में, यानी कि 30 दिन में आपको बुक को कहाँ रिकॉर्ड के रूप में वहाँ पर भेज देना है 4 लाइब्रेरी में। और इन 4 लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताइए। डेपोसेटरी लाइब्रेरी, यानी कि डेपोसेटरी पुस्तकालय। तो फिर ये हो गया। और फिर आपसे आखिरी क्वेश्चन होता ना, RRLF की फुल फॉर्म पूछी थी। RRLF की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे और कहाँ पर है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RRLF की फुल फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, 4 लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी एक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेस एक्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये भी लिखवा दिया है आपको। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो नेक्स्ट डे की वीडियो मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और साथ के साथ अपनी मैराथन की क्लास भी देखते रहो, जिससे दोनों चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।